पटारों में दाखला। मैं समझता हूँ कि मुझ में कुछ करने की तलब कराची में ही पैदा हुई थी। उस छोटी सी उम्र में एक बातरतीब जिंदगी गुजारने का सलीका मैंने कराची में ही सीखा। कराची में रहते हुए मेरे दिमाग में ये ख्वाहिश शिद्दत इख्तियार कर गई कि मैं किसी बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ूं। अपने वसाइल में रहते हुए मैं अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए इधर उधर देखता रहा। फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मुझे जिंदगी में कुछ बनना है तो मुझे किसी अच्छे स्कूल में दाखिला लेना चाहिए। मेरी नज़र में पटारो कैडेट कॉलेज सबसे बेहतर इंतखाब था। मैं कभी भी पिटारो कैडेट कॉलेज के साथ अपने मैच को और उसके तालिब इल्मों को नहीं भूला था। इस बात का इजहार जब मैंने अपने घर में किया तो मुझे पटारो कैडेट कॉलेज में दाखिले की इजाजत मिल गई और यूं कॉलेज में दाखिले के लिए कोशिश शुरू हो गई। अब्बा जी उन दिनों कुछ अरसे के लिए सक्खर में पोस्ट हो गए थे, इसलिए घर में कोई बड़ा नहीं था। हमारे पड़ोस में चौधरी नजीर साहब रहते थे। अम्मी जान ने उनसे पटारों में मेरे दाखिले के सिलसिले में मदद करने के लिए कहा। वो अगले ही दिन मेरे लिए दाखिला फॉर्म ले आए, जिसे हमने पुर करके कैडेट कॉलेज भेज दिया। जब दाखिला टेस्ट का खत मौसूल हुआ तो उसे एक दफा पढ़कर किसी मुकद्दस सहीफे की तरह संभाल कर रख दिया गया। मैंने टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी। एक रात टेस्ट की तैयारी करते करते मुझे पता नहीं क्या ख्याल आया। खत को बड़ी मोहब्बत से निकाला और आंखें ठंडी करने के लिए उसे लिफाफे से निकाल कर जब पढ़ा तो आंखें क्या ठंडी होनी थी, पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। ये क्या? खत पर लिखी हुई तारीख और वक्त बता रहे थे कि टेस्ट तो उसी सुबह हो भी चुका। खत में टेस्ट की तारीख पढ़ते हुए दिनों का जो हिसाब किताब लगाया था वो गलत हो चुका था। मेरी परेशानी की कोई हद नहीं थी। मुझे ज्यादा फिक्र इस बात की थी कि कहीं मेरा साल ना जाया हो जाए। एक साल मजीद इंतजार करना नामुमकिन था। जब अम्मी को इस बात का पता चला तो वो मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गईं। माँ थी ना, वो पटारो कॉलेज में दाखिला लेने की मेरी शदीद ख्वाहिश से आगाह थीं। उन्होंने एक भी लम्हा जाया करना मुनासिब नहीं समझा। मेरा बाजू पकड़ा और मुझे चौधरी साहब के घर ले गईं। आम हालात में वो इस बात की सख्ती से कायल थी कि इंसान की पहचान उसके लिबास से होती है, लिहाजा उसे हमेशा अच्छा लिबास पहनना चाहिए। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैंने उस दिन जो पजामा पहना हुआ था उस पर स्याही का बड़ा सा निशान लगा हुआ था और मेरी कमीज भी साफ नहीं थी। लेकिन उन्होंने मुझे कपड़े भी तब्दील करने नहीं दिए। उन्होंने चौधरी साहब से कहा कि वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें और किसी भी तरह मेरा दाखिला पटारो कॉलेज में करवा दें। चौधरी साहब ने कोशिश करके हैदराबाद में होने वाले अगले दाखिला टेस्ट में मेरे बैठने की इजाजत हासिल कर ली और यूं मुझ पर एक ऐसा एहसान किया गया जिसकी वजह से मैं पटारो कॉलेज में दाखिला लेने के काबिल हो सका। मैं उनकी मोहब्बत, खलूस और एहसान को कभी नहीं भूला। मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि अगर कभी कोई मौका आया तो मैं उनका ये एहसान उतारने की कोशिश जरूर करूंगा। बहुत सालों के बाद अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल किया कि मैं उनके उस एहसान के बदले में कुछ कर सकूं। मैं मियो अस्पताल में मुलाजिम था। एक दिन चौधरी साहब की बेटी अपने बेटे को लेकर हमारे घर आई, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी अम्मी मुझे चौधरी साहब के पास लेकर गई थी। दोनों माओं का एक ही मकसद था कि किसी तरह उनके बेटों को अच्छे इदारों में तालीम हासिल करने का मौका मिल जाए। हम उन्हें काकी बाजी कहते थे। उनके बेटे तौसीफ के दोनों पैरों में कुछ तकलीफ थी जिसकी वजह से वो माजूर हो चुका था। उसे मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने में कोई मसला दरपेश था। काकी बाजी ने बिल्कुल मेरी अम्मी की तरह मुझसे कहा कि मैं अपना असर रसूख इस्तेमाल करूं और तौसीफ का दाखिला मेडिकल कॉलेज में करवा दूं। तारिक अजीज ने माँ की मोहब्बत के बारे में क्या खूब कहा है। दूर परे आसमान उते रब सच्चे दाना, हैठा इस जमीन ते बस एक माँ ही माँ। कहते हैं कि औरत जब माँ बनती है तो अल्लाह ताला की तरफ से बहुत सी नई खसूसियात उस पर इल्हाम की तरह नाजिल होती हैं। शायद इसीलिए बहुत से बुजुर्गाने दीन और आगाही रखने वाले लोग माँ को वली का दर्जा देते हैं और जब तक उन पर माँ का साया हो वो किसी और वली की तरफ मतवजा नहीं होते। मैंने पूरी कोशिश की और बिल आखिर तौसीफ को मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। दाखिला टेस्ट देने के लिए मुझे हैदराबाद जाना था, जबकि उससे पहले मैं कभी हैदराबाद नहीं गया था। अब्बा को छुट्टी मिलना मुश्किल थी, इसलिए उन्होंने मुझे मोहल्ले के एक और साहब के साथ हैदराबाद रवाना कर दिया। उस वक्त मोहल्लेदारों में बहुत भाईचारा होता था। शायद अब भी किसी जगह ऐसा होता हो, लेकिन अब तो पड़ोसी और मोहल्लेदार सालों साल एक दूसरे से बात तक नहीं करते। पहले दिनों में लोग मेहमान को खुदा की नेमत समझते थे और अगर कोई मेहमान एक दो दिन कयाम करने के लिए आ जाता था तो मेजबान बहुत ज्यादा खुश हुआ करते थे। हैदराबाद हम उस मोहल्लेदार के किसी मिलने वाले के घर ठहर गए। दिन का वक्त था और मौसम शदीद गर्म था, लेकिन रात होते ही बहुत ठंडी हवाएं चलने लगी और रात को हम कमरे के अंदर सोए। इंटरव्यू के दौरान मैं काफी मुस्तरिब था और बैठा अपनी उंगलियों को चटखा रहा था। उस पर प्रिंसिपल साहब ने मुझे टोका और फिर मेरा इंटरव्यू उंगलियों के चटखाने के बारे में ही होता रहा।
मजमूई तौर पर इंटरव्यू अच्छा हो गया और मुझे पटारों में अपने दाखिले का यकीन हो गया। इंटरव्यू लेने वाले इंटरव्यू देने वाले के पहले जवाब से ही उसकी पूरी शख्सियत का अंदाजा लगा लेते हैं। मेरे साथ एक लड़का तारिक हुसैन था जिसका ताल्लुक ओकाड़ा से था। वो मुझसे भी ज्यादा ज़हनी तनाव का शिकार था। वहाँ पर मौजूद लड़कों में वो सबसे सुस्त लग रहा था। प्रिंसिपल साहब ने उसे एक किताब पढ़ने के लिए दी। खुली हुई किताब के दाएं सफ़े पर गाय का मजमून था और बाएं सफ़े पर एक तस्वीर थी जिसमें एक गाय घास खा रही थी। तारिक ने जब मजमून पढ़कर सुनाया तो उसकी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं थी। प्रिंसिपल साहब ने उससे पूछा कि गाय उस सफ़े पर क्यों नहीं है जिस पर गाय का मजमून लिखा हुआ है। तो तारिक ने बहुत बेसाख्तगी से कहा कि गाय को उसी सफ़े पर होना चाहिए जिस पर घास है। प्रिंसिपल साहब ने जोरदार कहकहा लगाया, फिर तारिक से हाथ मिलाया और टेस्ट में उसके पास होने की जमानत दे दी। तारिक आजकल आर्मी में मेजर है और सऊदी अरब में तैनात है। पटारों में दाखिले का टेस्ट मेरे अलावा सईद ने भी दिया था। हम दोनों इस टेस्ट में पास हो गए थे। सईद शुरू से ही बहुत मेहनती और ज़हीन है। मेरे लिए बात बहुत तसल्ली बख्श थी कि पटारों में हम दोनों इकट्ठे होंगे और मैं तन्हाई के अजाब से बच जाऊंगा। ये 1970 की बात है। पटारों जाने में अभी 2-3 माह बाकी थे। उन दिनों मुल्क में खास तौर पर कराची में अमनो अमान की सूरत हाल खराब होने लगी, जिसकी बुनियादी वजह अयूब खान की गिरती हुई मकबूलियत थी। उस वक्त मुझे सियासत से कोई लगाव नहीं था और ना ही मैं सियासत समझता था। 1965 की जंग के दौरान अयूब की तकरीरें सुनकर मुझे जुनून की हद तक उनसे मोहब्बत हो चुकी थी। ये अयूब खान का आखिरी दौर था। मुझे ये जानकर बहुत ताज्जुब हुआ कि अयूब खान की मकबूलियत में कमी आने लगी थी। मैं उसके पसे पर्दा मुहर्रकात समझने से कासिर था, लेकिन मुझे इतना याद है कि लोग ये बातें करते थे कि चीनी बहुत महंगी हो गई है, इसलिए शायद चीनी का महंगा होना अयूब के जवाल के असबाब में सरे फहरिस्त था। जब हालात का धारा मुखालिफ सिमत में बहता है तो फिर रुकता नहीं। अचानक अयूब खान के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। लोग कहीं भी इकट्ठे हो जाते और अयूब खान के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर देते। कराची में खास तौर पर सदर अयूब के खिलाफ बहुत मजबूत महाज बना हुआ था। उस दौर में एक तो भुट्टो साहब नए नए मशहूर हो रहे थे। दूसरा मुआहदा ताशकंद के बाद अयूब खान से इख्तलाफ की वजह से लोगों को भुट्टो से बहुत तवक्कुआत थीं। वो उन्हें अपना लीडर समझने लगे थे। मुझे किसी पार्टी का नाम तो याद नहीं जो अयूब खान के खिलाफ सबसे ज्यादा सरगर्म थी। हाँ, सिर्फ इतना याद है कि मोहल्ले में जलसे जुलूस होते थे और अयूब खान के खिलाफ तकरीरें की जाती थी। उन जुलूसों को रोकने के लिए पुलिस छापे मारती, लेकिन लोगों ने उन छापों से बचने के लिए एक बहुत अनोखा तरीका वज़ा किया हुआ था। ये पैगाम पहुंचाने के लिए पुलिस आ रही है, लोग बिजली के खंभों को किसी लोहे की सलाख से बजाते और यूं ये पैगाम एक खंबे से दूसरे खंबे तक पहुंचाया जाता। मुझे ये भी याद है कि कुछ शरारती लोग बिल्लियों और कुत्तों के दुमों के साथ टीन के डब्बे बांध देते और इस पर अयूब खान के खिलाफ नारे लिख देते, और जब वो जानवर बदहवासी से भागता तो तालियां बजाते। ये सब कुछ मुझे जाती तौर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उस वक्त पूरे मुल्क में अयूब खान की मुखालफत में जो एक लहर उठी हुई थी, उससे पाकिस्तान की तारीख एक नया रुख इख्तियार कर रही थी। उस जमाने में मुजीबुर रहमान और जनरल याहिया के नाम भी बहुत लिए जाते थे। मुझे उनकी वजह शोहरत के बारे में ज्यादा इल्म नहीं था, लेकिन पूरे मुल्क में ये तासुर आम था कि मुजीबुर रहमान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है और मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाना चाहता है, और ये कि वो गद्दार है। मुझे अयूब खान की आखिरी तकरीर अच्छी तरह याद है जो उसने बहुत थके थके से अंदाज में की थी। उसकी तकरीर से मायूसी का इजहार हो रहा था और फिर उसने हुकूमत अपने मातहत जनरल याहिया खान के हवाले कर दी। उस तकरीर का मुआजना जब मैं 1965 की तकरीर से करता हूँ तो बहुत हैरान होता हूँ। उस तकरीर में उसने भारत को ललकारा था और पाकिस्तान का हर शहरी उसकी हर बात पर लब्बैक कह रहा था। उस वक्त वो कितना पुरएतमाद था। आज वही शख्स एतमाद से महरूम था और अपनी हुकूमत अपने एक मातहत को सौंप रहा था। कौमों की तारीख में ऐसे वाकयात आते रहते हैं, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है किसी हुक्मरान को बाइज्जत तरीके से ऐवान हुकूमत से जाते हुए नहीं देखा, और अगर कोई थोड़ी बहुत इज्जत बचाकर चले भी गए तो कोई भी उन्हें अच्छे लफ्जों से याद नहीं करता। सारे हुक्मरान ऐसे ही हुकूमत के ऐवानों से रुखसत होते हैं। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बहुत से तरक्की पजीर ममालिक में अमूमन और मुस्लिम ममालिक में खसूसन ऐसे ही हालात नजर आते हैं। सारे हुक्मरान ऐसे ही हुकूमत के ऐवानों से रुखसत हो जाते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान का जाहिर शाह हो, मिस्र का अनवर सादात या बांग्लादेश का मुजीबुर रहमान हो। पिटी द नेशन विच ईट्स ब्रेड इट डज नॉट हार्वेस्ट, पिटी द नेशन विच वेयर्स क्लोथ्स इट डज नॉट वीव, and pity the nation which always welcomes its new rulers with drums and music only to say goodbye to outgoing rulers। अगर आप तरक्की याफ्ता मुमालिक में जाएं तो आपको किताबों के स्टॉलों पर ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो उनके हुक्मरानों की जिंदगी के बारे में होती हैं। लोग अपने बच्चों को ये किताबें पढ़ने के लिए देते हैं ताकि वो ये जान सकें कि उनके हुक्मरान कैसे थे।
انہیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ حکمران کیا کرتے اور کیا کھاتے پیتے تھے، لیکن ہمارے ملک میں ایسی کتابوں کو کتابوں کے اسٹالوں پر آنے میں بھی ابھی بہت وقت لگے گا۔ یہ ایک المیہ ہے کہ ترقی پذیر قومیں اپنے ہر آنے والے سربراہ کی شان میں قصیدے پڑھتی ہیں اور بینڈ بازی سے ان کا استقبال کرتی ہیں، لیکن تھوڑے ہی عرصے میں اس سربراہ سے بیزار ہو جاتی ہیں اور پھر اس کا مذاق اڑاتی ہیں اور اس پر بہتان باندھتی ہیں۔